हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग मूल अधिकार से संबंधित जो तीसरा मूल अधिकार है यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, उस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, वर्तमान में कुल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें से पहला अधिकार समता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो मेरे साथियों, समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पे चर्चा हो चुका है। दोनों का वीडियो YouTube चैनल पे उपलब्ध है, आप जाके देख सकते हैं। आज का हमारा चर्चा शोषण के विरुद्ध अधिकार पे होगा, जिसमें हमें अनुच्छेद 23 और 24 को पढ़ना है। तो सर्वप्रथम आइए हम अनुच्छेद 23 को देखते हैं कि अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान किया गया है। मेरे साथियों, अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम का अंत का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 23 के तहत। पहले इसके लेटर को लिखते हैं, फिर इसके प्रत्येक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले इसके लेटर को लिखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, बेगार, मानव के दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम का अंत। अगर कोई आपसे पूछे कि यह बताओ कि मानव के दुर्व्यापार, बेगार व बलात् श्रम का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप क्या बताना है आपको? अनुच्छेद 23। लेकिन मेरे साथियों, मानव के दुर्व्यापार का कोई अर्थ पूछे तब तो दिक्कत हो जाएगा। बेगार का अर्थ क्या होता है, बलात् श्रम का अर्थ क्या होता है, यदि यह कोई पूछे तो इसे भी बताना पड़ेगा। तो आइए पहले हम मानव के दुर्व्यापार का अर्थ जानेंगे, इसके बाद बेगार का, उसके बाद बलात् श्रम का। तो आइए सर्वप्रथम हम मानव के दुर्व्यापार का अर्थ को जानते हैं। साथियों, मानव के दुर्व्यापार का अर्थ होता है मानव को बेचना, मानव को बेचना, और दूसरा इसका अर्थ निकलता है मानव के अंगों को बेचना, अंगों को बेचना। साथियों, पहले प्राचीन या मध्यकाल में आप जब झांकेंगे, इतिहास को खंगालेंगे, तो कई सारे ऐसे राजा आप पाएंगे जो गुलाम थे, अर्थात उन्हें कोई खरीदा था। जैसे आप मध्यकालीन इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, और उसमें दिल्ली सल्तनत में पहला वंश पढ़ेंगे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था। तो यह एक राजा दूसरे राजा को क्या थे? खरीदे हुए थे, और वही गुलाम आगे चल के राजा भी बना था। वैसे ही प्राचीन काल में यदि देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था, लेकिन कौटिल्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसका गुलाम था? कौटिल्य का गुलाम था। मेरे साथियों, प्राचीन समय में मनुष्य को बेचा जाता था, स्त्री हो या पुरुष दोनों को बेचते थे, और दोनों को गुलाम बनाया जाता था। उन गुलाम के साथ आप काम करवा सकते हैं, उस गुलाम के साथ आप दुष्कर्म कर सकते हैं, अर्थात महिलाओं के साथ दुष्कर्म का वेश्यावृत्ति का जो उल्लेख किया जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत वेश्यावृत्ति का अंत किया गया है, तो अनुच्छेद 23 के तहत वेश्यावृत्ति को अंत किया गया है। यह किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? अनुच्छेद 23 के तहत मिलता है। मानव के अंगों को बेचना, अर्थात मेरे साथियों कहा जाता है कि अपने अंग को या किसी और के अंग को यदि आप बेचते हैं
तो वह क्या है, गैर कानूनी है। मतलब जैसे आप पूरे अपनी बॉडी के जो स्किन से लेकर दिल है, गुर्दा है, फेफड़ा है, किडनी है, बाल है या उंगली है, उंगली का या जो आपका नाखून है, इसको भी बेच सकते हैं। लेकिन यह सब क्या है, गैर कानूनी है, निषेध है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करते हैं। मेरे साथियों, इसमें एक और मानव के दुर्व्यवहार में आता है मंदिर में देवदासी प्रथा। इसका भी अंत कर दिया गया है। मंदिर में देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा। तो यह कभी पूछे कि मंदिर में जो देवदासी प्रथा का अंत किया गया है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो 23 के तहत। मानव के अंगों को बेचना यह किस अनुच्छेद के तहत निषेध घोषित किया गया है, तो 23 के तहत। मानव को बेचना यह किस अनुच्छेद के तहत निषेध घोषित किया गया है, तो 23 के तहत। आप किसी को बेच नहीं सकते हैं, आप किसी के मानव के अंगों को बेच नहीं सकते हैं, अपना नहीं बेच सकते हैं, किसी और का भी नहीं बेच सकते हैं। हाँ, डोनेट करना अलग की बात है। मान लीजिए कोई अपने, मान लीजिए पिताजी का किडनी फेल हो गया तो एक किडनी पिताजी को दे दीजिए, वह भी जीवित है, आप भी जीवित हैं, उनको बेच नहीं रहे हैं। यदि आप बेचते हैं तब अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करते हैं। मंदिर में पहले देवदासी को भी रखा जाता था, लेकिन अनुच्छेद 23 के तहत उसे भी समाप्त कर दिया गया है। अब आते हैं बेगार। बेगार का अर्थ क्या होता है, पहले हेडिंग बना लेते हैं। बेगार का अर्थ क्या होता है? बेगार मेरे साथियों, इसका अर्थ होता है बिना धन दिए काम करवाना। बिना धन, या आप कह सकते हैं मजदूरी। मजदूरी, बिना धन या मजदूरी दिए काम करवाना। आप किसी व्यक्ति से बिना धन दिए उससे काम करवाते हैं और उसे पैसा नहीं देते हैं तो उसे अनुच्छेद 23 के तहत उल्लंघन माना जाएगा। लेकिन बिना धन या मजदूरी दिए काम करवाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बेगार कहा जाता है। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ ऐसा करते हैं तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आते हैं बलात् श्रम का अंत। बलात् श्रम का अंत का मतलब होता है बलपूर्वक कार्य करवाना। बलपूर्वक कार्य करवाना। यदि आप किसी व्यक्ति के साथ कहते हैं कि मेरा काम करो नहीं तो तुम्हें मार देंगे, गोली से मार देंगे, गोली के नोक पे आप किसी से काम करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बलात् श्रम कहते हैं। और बलात् श्रम अनुच्छेद 23 के तहत उल्लंघन माना गया है। आप किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब यह मन नहीं कहना है कि मैं तो बलपूर्वक अपनी दीदी के साथ चाहे छोटी बहन को धमका कर अपना कपड़ा धुलवा लेता हूँ तो क्या सर वो बलात् श्रम होगा? तो नहीं, उसको नहीं बलात् श्रम कहते हैं। हाँ, कोई अन्य व्यक्ति है उसके साथ यदि आप ऐसे करते हैं तब दिक्कत है। यदि आप बिना मजदूरी दिए किसी व्यक्ति के साथ घर का काम करवा लेते हैं और उसको पैसे की ज़रूरत, उसे पैसा नहीं देते हैं, तब उसे बेगार कहते हैं। और अनुच्छेद 23 के तहत बेगार का भी क्या है? अंत किया गया है। यह गैर कानूनी कहा जाता है। हाँ, एक चीज़ इसमें अपवाद है, अपवाद भी इसका लिख लीजिएगा। अपवाद, राष्ट्रहित में राज्य आपसे काम ले सकती है। राष्ट्रीय हित में काम लिया जा सकता है। काम लिया जा सकता है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है? तो मेरे साथियों, यदि मान लीजिए अभी चीन के साथ युद्ध लग जाए और हमारे सैनिक कुछ कम पड़ जाएं, तो राज्य, भारत की राज्य का मतलब भारत की सरकार हमें हथियार देकर, जो अभी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, बिना पेपर दिए हथियार देकर हमें लड़ाई के लिए भेज सकती है, हमसे काम ले सकती है। मैं कहूँ कि नहीं, मैं चीन से नहीं लड़ूंगा, तो हित के लिए, किसके हित के लिए? राष्ट्र हित के लिए मुझसे काम लिया जा सकता है। यह अनुच्छेद 23 का क्या है? अपवाद है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 24 पे, देखते हैं कि अनुच्छेद 24 में क्या कहता है। अनुच्छेद 24 का लेटर क्या है?
तो मेरे साथियों अनुच्छेद 24 में कहता है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह इसका हेडिंग है। आइए पहले हेडिंग डाल लेते हैं, फिर इसे समझने का और अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 24 हेडिंग डाल लेते हैं, बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो अनुच्छेद 24। और मेरे साथियों यह कई बार पूछा गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, तो इसको VVI भी कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसको आप कर सकते हैं। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो 24 के तहत है। इस अनुच्छेद का कोई भी अपवाद नहीं है। जैसे मैं कहूं, अपवाद कहने का क्या मतलब है? मैं कहूं कि मैं आप पर दिल दे चुका हूं, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं, यह अपवाद ही कहा जाएगा। मतलब मैं आप पे मरता हूं, लेकिन मैं अपना जान नहीं दे सकता हूं। भाई इसका करने का क्या मतलब है? कहने का यही मतलब है कि इसका कोई अपवाद नहीं है। बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है, कहा जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाना, खान या खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा, तो नहीं लगाया जाएगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? 24 कहता है। मतलब नहीं तो नहीं, ना का मतलब ना, उसमें हाँ नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, मिलावटी नहीं है। अनुच्छेद 24 में मिलावटी नहीं है तो नहीं है। यह किस अनुच्छेद के तहत है? 24 के तहत। इसका कोई अपवाद नहीं है और कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा तो नहीं लगाया जाएगा। बात खत्म। आइए पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसे समझने का और भी प्रयास करेंगे। लिखते हैं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। यह किस अनुच्छेद के तहत कहता है? अनुच्छेद 24 के तहत। और मेरे साथियों इसका कोई अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है। तो लिख लेते हैं, इसका कोई अपवाद नहीं है, कोई अपवाद नहीं है, नहीं है। यदि अपवाद रहता तो शंका रहता, लेकिन इसका कोई शंका नहीं है। इसके तहत मेरे साथियों कई एक्ट पारित किए गए हैं और कई सारे ऐसे, जैसे बाल श्रम हो गया, बाल श्रम अधिनियम निकाला गया, जहां से बच्चों के लिए कई सारे ऐसे कानून बनाए गए कि यदि आप किसी छोटे बच्चों के साथ आप उनसे काम करवाते हैं तो वहाँ पे आप कानून का उल्लंघन करेंगे, आपको सज़ा भी दिया जा सकता है। वैसे ही बंधुआ मजदूरी के लिए भी कानून बनाया गया कि यदि आप बंधुआ मजदूरी, किसी से मजदूरी करवाते हैं, यदि उसके साथ दुष्व्यवहार कर रहे हैं तब भी आपको सज़ा दिया जा सकता है। तो इस अनुच्छेद के तहत कई अधिनियम निकाले गए। कुछ अधिनियम को लिख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976। यह कब निकाला गया था, कब बना था कानून? 1976 में बना था। एक और लिख लीजिएगा, बाल श्रम
संरक्षण अधिनियम, बाल श्रम संरक्षण अधिनियम 1986। यह दो ऐसे अधिनियम हैं जो काफ़ी पूछा गया है कि बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब निकाला गया था, तो 1976 में। बाल श्रम संरक्षण अधिनियम कब बना था, तो 1986 में बना था। तो मेरे साथियों, आज का क्लास यहीं तक। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और जो मेरे मित्र अभी नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के लिए धन्यवाद।